Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Ikra IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है टू टॉपिक्स वी आर हैविंग। एक तो है फ्रंट पेज न्यूज दैट इज रिलेटेड टू रिटेल इन्फ्लेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी जिंदगी से बहुत करीब है ये इन्फ्लेशन, बिकॉज ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है अपनी इनकम कैपेसिटी पे, अपनी इनकम कैपेसिटी पे डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। और इन्फ्लेशन इस तरीके से बढ़ते रहा तो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे जाती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे जाती है, इसलिए नीचे जाती है क्योंकि हमारा परचेजिंग पावर कम हो जाता है। परचेजिंग पावर कम होने का मतलब क्या है? जो चीज अपने को पहले 1000 रुपए में जो अपने पूरे फुलफिल कर रहे थे हम बेसिक नेसेसिटीज, अभी हम वो 1200 रुपए या 1100 रुपए में हम फुलफिल करेंगे। राइट, तो क्या हो गया? पहले जो 1000 रुपए में आ रहे थे अभी वो 1200 रुपए में आ रहे हैं। मीन्स मनी की जो पावर थी वो डिक्रीज हुई है। क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। सो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में, रिटेल इन्फ्लेशन क्या है। देन वी विल गो अहेड विद टैकलिंग फूड क्राइसिस। ओके, आपको तो पता होगा बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया वार, बिकॉज ऑफ वेरियस ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड एस्पेक्ट्स की वजह से फूड क्राइसिस बहुत सारे कंट्री में दिख रहा है आजकल। ये न्यूज में हम सुनते आ रहे हैं। राइट, अब ये फूड क्राइसिस हो क्यों रहा है? अपने पास ऑलरेडी एक ग्रीन रेवोल्यूशन की स्ट्रेटेजी थी पूरे वर्ल्ड में। ग्रीन रेवोल्यूशन हिट हुआ था। हिट हुआ था नथिंग बट, ऐसा नहीं कि कुछ इंपैक्ट हुआ था। हिट होने का मतलब है सुपर हिट हुआ था। फिलीपींस में भी उसका बहुत सारा प्रोडक्शन हुआ था फूड ग्रेन का। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है इंक्रीज इन द व्हाट? फूड प्रोडक्शन। सो फिलीपींस में सक्सेसफुल हुआ था, बाद में मेक्सिको में सक्सेसफुल हुआ था। जब इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन अपन अडॉप्ट करे थे, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में क्रॉप स्पेसिफिक रीजन स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी हम फॉलो करे थे, तो हमारे पास भी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से बहुत सारे कंट्रीज दे हैव नेवर सीन ए famine। famine का मतलब है पीपल, मास नंबर ऑफ पीपल डाइंग बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट? फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स की अनअवेलेबिलिटी रहने की वजह से बहुत सारे लोग जब मरते हैं वो कंट्री में वो एरिया में हम बोलते हैं famine आया। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन रहने के बाद में हाई यील्डिंग वैरायटीज, उसमें जो सीड्स यूज करते हैं दैट सीड्स आर कॉल्ड एज हाई यील्डिंग सीड्स। मतलब क्या है? यील्ड हाई करते हैं। एक प्लांट अगर राइस का लगाओ, यहाँ पे ग्रेन्स, बहुत सारे ग्रेन्स आते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? हाई यील्ड। तो हाई यील्डिंग वैरायटीज यूज करते हैं। तो इतना प्रोडक्शन होने के बाद में, इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम होने के बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों फूड क्राइसिस अपने को देखा जा रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैलेंजेस लीडिंग टू फूड क्राइसिस और किस तरीके से हम फूड क्राइसिस को रोक सकते हैं। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी एक है कि इंडिया किस तरीके से फूड क्राइसिस को मैनेज कर रहा है। बहुत सारे कंट्रीज में फूड क्राइसिस अनमैनेजेबल हो गया है। जस्ट लाइक आप श्रीलंका में भी देखते हैं कि वहां पे भी खाने के लिए खाना नहीं है, वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस आने की वजह से फूड क्राइसिस भी चल रहा है। पेट्रोल भी वहां पे नहीं मिल रहा है, लोग क्यों लगा के ठहरे हैं। बट इंडिया पे ये फूड क्राइसिस का क्यों इंपैक्ट नहीं हो रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। बिकॉज ऑफ वंडरफुल मैनेजमेंट हम कर रहे हैं विद रिगार्ड टू फूड प्रोडक्शन। तो वो जो सुपर हिट ब्लॉकबस्टर जो भी अपनी स्ट्रैटेजी है विद रिगार्ड टू फूड प्रोडक्शन, वो हम देखने वाले हैं। सो ये हमारे दो टॉपिक्स रहेंगे आज के डिस्कशन में। रिटेल इन्फ्लेशन देखिए यहाँ पे। रिटेल इन्फ्लेशन, अभी इन्फ्लेशन तो आपको पता है। इन्फ्लेशन का मतलब है सस्टेन्ड इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लाइक जनवरी में 5% था, फरवरी में 5.1, मार्च में 5.2, अप्रैल में। इस तरीके से अगर बढ़ते गया तो हम जब बोलेंगे इन्फ्लेशन, ऐसा नहीं कि बड़ा कम हो गया, बड़ा कम हो गया, बड़ा कम हो गया। इस तरीके के प्राइस इंक्रीज डिक्रीज को हम इन्फ्लेशन नहीं बोलते हैं। हम अगर सस्टेन इंक्रीज होता है देन ओनली वी कॉल इट एज इन्फ्लेशन। अभी देखिए, आपको तो पता है प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर, इनका काम क्या है? प्रोडक्शन करना। ये लोग देते हैं होलसेलर्स को, होलसेलर्स देते हैं रिटेलर्स को, रिटेलर्स देते हैं कंज्यूमर को। राइट, तो यहां से यहां तक प्रोडक्ट आने के बाद में कंज्यूमर खरीदते किसके पास हैं? कंज्यूमर खरीदते हैं रिटेलर के पास, रेशन शॉप्स वाले के पास खरीदते हैं। तो इन्फ्लेशन यहीं पे अपने को मालूम करना चाहिए, क्योंकि यहां से जब कंज्यूमर लेता है तो कंज्यूमर के इनकम पे, आमदनी पे कितना इफेक्ट कर रहा है हम यहीं से मालूम कर सकते हैं। राइट और रॉन्ग? यस। सो इन्फ्लेशन विच इज कैलकुलेटेड एट द end of the where the consumer interact, that is nothing but retail. That inflation is called as what? Retail inflation. That retail is called as retail inflation where the consumer buys the product. Where the consumer buys the product. तो अभी हमारे पास क्या है?
रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 7.04, थोड़ा बहुत कम हुआ है। और वन मोर थिंग आपको रिमेंबर करना चाहिए यहाँ पे, यू नो दैट एक उर्जित पटेल कमेटी अपॉइंट की गई थी आरबीआई के द्वारा, उर्जित पटेल कमेटी। ये कमेटी का ये रेफरेंस था, इनको किस पे काम करना था कि इनको एक बताना था कि एक इन्फ्लेशन बैंड देने के लिए, इन्फ्लेशन बैंड देने के लिए वो बैंड नथिंग बट वी कॉल इट एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। मीन्स ये ऐसा बैंड होना चाहिए, ये बैंड में कम से कम इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, और बेस्ट इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए। तो इनको एक बैंड देना था। ओके, उर्जित पटेल कमेटी साहब को क्या करना था, एक बैंड देना था, इन्फ्लेशन बैंड बोलते हैं हम। तो इन्होंने ये बैंड फिक्स किया था 2 से 6%। 2% मिनिमम होना चाहिए क्योंकि प्रोड्यूसर्स को मजा आए, उनको थोड़ा प्रॉफिट हो। ओके, 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन होता है तो कंज्यूमर की आमदनी पे और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, और पुअर पीपल को और ज्यादा एग्रेवेटेड इफेक्ट्स उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैक्सिमम 6 इन्होंने फिक्स किया है, मिनिमम 2। और इन्होंने कहा था कि 4% रहेगा स्टैंडर्ड और एप्ट, 4% रहेगा अच्छा वाला है। 4% अगर मेंटेन करते हैं आरबीआई वाले, दैट इज वेरी वेरी गुड। इस तरीके से उन्होंने बैंड दिया था। अभी आप देखिए यहाँ पे न्यूज में क्या है, हिंदू एडिटोरियल का फ्रंट पेज में, रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 7.04। इसका मतलब क्या है, ईजेस टू का मतलब क्या है, इससे ज्यादा था, अब थोड़ा बहुत कम हुआ, कम होके यहाँ पे स्टिक हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है इवन ये भी बैंड के अंदर नहीं है, क्योंकि बैंड 6% का ये बैंड के बाहर है, ये बैंड के बाहर है। रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत कम हुआ, बट स्टिल इट इज आउट ऑफ द बैंड विच इज सजेस्टेड बाई उर्जित पटेल कमेटी। ठीक है, राइट। अभी अगर हम यहां पे देखते हैं तो आप देखिए कि इन्फ्लेशन 7.79% था, तो अभी मई में क्या हो गया, ओके, लास्ट मंथ में 7.04 हुआ, तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन कम हुआ, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन कम हुआ। बट ये इन्फ्लेशन अभी भी उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन से अबाव ही है, वही कहा गया है ये पैराग्राफ में। ठीक है, अगर रूरल इन्फ्लेशन देखते हैं, रूरल रिटेल इन्फ्लेशन देखते हैं, तो वो 8.38% था, कम होकर 7.01 हो गया। ओके, और अर्बन इन्फ्लेशन अगर देखते हैं तो 7.08 था। ओके, नहीं, अर्बन इन्फ्लेशन हम देखते हैं 7.09 था, एंड इट डिक्रीज टू 7.08। तो ज्यादा फर्क नहीं आया है अर्बन इन्फ्लेशन में, एक 0.1% का फर्क आया है। बट रूरल इन्फ्लेशन अच्छा खासा कम हुआ है, 8%, 8.5% के करीब था, 7% पे हो गया है। इट मीन्स व्हाट, जब 108 रुपए 50 पैसे में जो चीज मिल रही थी, अभी उनको मिल रही है 107 रुपए में। ओके, 107 रुपए में। तो यहां पे क्या है, 8.38 बोलता हूं मैं, यहां पे क्या लिखा है, इसको 50 राउंड फिगर बनाया, तो 108 रुपए में जो मिल रहा था उनको, 108.50 पैसे में जो मिल रहा था, अभी वो 107 रुपए मिल रहा है। तो इनके पास ज्यादा फर्क आया है। अर्बन एरिया में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया है, जो 107 रुपए 8 पैसे में मिल रही थी, अभी वो मिल रही है 160 रुपए 7 पैसे में। सो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। ओके, 9 से 8 ही हुआ है, सो वेरी वेरी 0.1 पैसे का फर्क है, दैट इज नॉट देयर। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट इन्फ्लेशन रिलेटेड, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया मैं, रूरल, अर्बन और नॉर्मल इन्फ्लेशन। ओके, पूरा इन्फ्लेशन 7.79 था, कम होके 7.04 हुआ। अभी भी ये उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन से बाहर है। रूरल इन्फ्लेशन कम हुआ, अच्छा खासा कम हुआ, 1.5% कम हुआ। अर्बन इन्फ्लेशन उतना खास कम नहीं हुआ, 0.1% का ही फर्क आया। तो ये हो गया इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें फूड, ग्रेन, सीरियल्स, व्हीट, पल्सेस, रबर, शार्पनर, ओके, वेजिटेबल्स, टोमेटोज, ओके, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, तो बहुत सारे ऑलमोस्ट अराउंड 500 प्लस आइटम्स होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट बोलते हैं हम उसको। ये बास्केट में इतने ज्यादा 500 प्लस आइटम्स होते हैं, ये बास्केट का प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो हम बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन, बिकॉज ये बास्केट में ऐसे कमोडिटीज हैं जो कि हम डेली यूज में, अपनी डेली जिंदगी में यूज करते हैं रेगुलरली। कोलगेट यूज करते हैं, ठीक है, हम ऑयल यूज करते हैं, लाइक दैट। सो इन्फ्लेशन जब भी हम बोलते हैं तो ये पूरा कमोडिटीज के बारे में बात कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ, एवरी डे, एवरी मंथ हम जब यूज करते हैं, दैट इज गिवन बाय इन्फ्लेशन। जब हम फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हम ये पूरे बास्केट में से खाली फूड का प्राइस देख रहे हैं, खाली फूड का प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो फूड प्राइस इन्फ्लेशन अगर हम देखते हैं, इट हैज हिट एज आई हैज 8.31% हुआ था। ओके, अप्रैल में 8.31% होके, यही साल अप्रैल में 8.31% था,
ओके, कम होके 7.97% आया, कम होके 7.9% आया फूड इन्फ्लेशन, ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन कम हुआ है। रूरल एरिया में बहुत कम हुआ है, 8.5% था 7.6 हुआ है। ओके, अर्बन एरिया में उल्टा हुआ है, कम था बढ़ गया है। ओके, 8.09 था 8.2 हो गया है। तो अर्बन एरिया में फूड का इन्फ्लेशन, फूड के प्राइसेस बढ़ गए हैं, रूरल एरिया में फूड के प्राइसेस कम हो गए हैं। इसका मतलब है रूरल एरिया में फूड जब कोई खरीदने जाता है उसको कम में मिला है फूड। ओके, वैसे अर्बन एरिया में जब वो कोई फूड खरीदने जा रहा है, सीरियल्स, फीड, वेजिटेबल जो भी खरीदने जा रहा है, उसको ज्यादा मिला है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, overall inflation and also the food inflation, it is not same, it is not uniform throughout the country. It deviates in rural area, it's impacted different in the rural area, it's impacted different in the urban area, और basically urban area में ज़्यादा फर्क आ रहा है। ठीक है, fine, so that is what it is there। और सबसे ज़्यादा ये बोला गया है, ये अगर आर्टिकल आप पूरा पढ़ते हैं तो ये आर्टिकल में ये कहा गया है कि मैक्सिमम इन्फ्लेशन हो रहा है। ओके, फूड इन्फ्लेशन वाज हाई, किस में हो रहा है? एडिबल ऑयल्स। ओके, अपना जो पकाने का तेल है और स्पाइसेस और जो मिर्ची है, टर्मरिक है, तो ये स्पाइसेस और वेजिटेबल में फूड इन्फ्लेशन जो भी बढ़ रहा है, इट इज बेसिकली बिकॉज इंक्रीज इन द प्राइसेस इन ऑयल, स्पाइसेस एंड वेजिटेबल्स। ये तीन ज्यादा फूड इन्फ्लेशन ज्यादा ढकल रहे हैं, ना कि सीरियल्स। सीरियल्स का प्रोडक्शन अपने कंट्री में अच्छा ही है तो वो प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट फूड इन्फ्लेशन इसलिए ज्यादा दिख रहा है बिकॉज ये ऑयल और स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, इनके प्राइसेस शूट हो रहे हैं। इवन दो इंडिया इज हैविंग वाइल फूड प्रोडक्शन प्राइसेस में इंच अप इवन इफ देयर इज ए गुड हार्वेस्ट ईयर। ओके, अगर फूड प्रोडक्शन प्राइसेस भी आगे इंक्रीज होने वाले हैं, फूड प्राइसेस भी इंक्रीज होने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में एमएसपी बढ़ा दी है। जब एमएसपी गवर्नमेंट में बढ़ा देती है, ऑटोमेटिकली ज्यादा में खरीदते हैं रिटेलर्स, ज्यादा में खरीदते तो ज्यादा में बेचेंगे कंज्यूमर्स। ठीक है, पहली बात तो फूड इन्फ्लेशन ड्राइव हो रहा है, वेजिटेबल ऑयल से, स्पाइसेस से ड्राइव हो रहा है, और एमएसपी बढ़ाने की वजह से और भी ज्यादा होने के चांसेस है, लाइक दैट द आर्टिकल वी सेइंग। ओके, और अगर आप यहां पे देखते हैं लास्ट पैराग्राफ में, वेजिटेबल्स में इन्फ्लेशन 15% था 18% हो गया है, मीट और फिश में 6.9% था 8% हो गया है, मिल्क में 5.4% था 5.64% हुआ है। तो देखते हैं कि यहाँ पे वेजिटेबल्स में, मीट में, ओके, और फिश में और मिल्क में, मिल्क तो छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत देखने को मिला है, बढ़ रहा है इन्फ्लेशन, बढ़ रहा है इन्फ्लेशन। सो दिस इज ऑल इज अबाउट दिस पर्टिकुलर ओके व्हाट दिस फ्रंट पेज न्यूज। ठीक है, तो आई गेस दिस इज ऑल क्लियर टू यू। अभी हम पढ़ने वाले हैं टैकलिंग द क्राइसिस ऑफ व्हाट, राइजिंग ग्लोबल फूड प्राइसेस। अब किस तरीके से ग्लोबल दुनिया में जो फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हम इनको किस तरीके से सॉल्व करें। देखिए, फूड क्राइसिस का मतलब है ए पर्सन, फूड प्राइसिस का मतलब है ए पर्सन अनेबल टू फुलफिल मील 3 times a day, 3 meals per day, which is nothing but 2100 kilocalories for urban areas, 2400 kilocalories for rural areas। तो ये 3 टाइम में खाते हैं हम, इतनी कैलोरी हम ले रहे हैं, नहीं रहे, दिस इज कॉल्ड एज फूड। ओके, फूड सिक्योरिटी बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? अगर इन ए कंट्री, अगर एक कंट्री में हर इंसान को, ओके, एवरी सिटीजन इज एबल टू फीड देमसेल्फ 3 times a day, देन हम बोलेंगे फूड सिक्योरिटी है। अगर ये नहीं है, देन हम बोलेंगे फूड क्राइसिस है। तो ग्लोबल फूड क्राइसिस में 2 तरीके के क्राइसिस देखे जाते हैं। एक तो ईयर टू ईयर है, वॉलेटिलिटी, हर साल कम ज्यादा प्राइसेस होते हैं, और दूसरा है पीरियोडिक शार्प स्पाइक्स, सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ओके, फिर कम हो जाता है। ईयर टू ईयर बहुत इजी है, बिकॉज गवर्नमेंट इसे अपने ट्रेड पॉलिसी से और उनके प्रॉपरली टैक्सेशन सिस्टम से, इनपुट एक्सपर्ट से आराम से मैनेज कर लेती हैं। बट पीरियोडिक शार्प स्पाइक्स होते हैं, जब सडनली बढ़ जाते हैं फूड प्राइसेस, ओके, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ यूक्रेन, ऐसे इस तरीके से वॉर्स अगर होते हैं, ये मैनेज नहीं कर सक रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज। ईयर टू ईयर तो मैनेज हो जा रहे हैं, बट सडनली फूड क्राइसिस अगर आ गया तो ये मैनेज नहीं कर सकते हैं। अब फूड क्राइसिस का मतलब क्या है? अगर फूड शॉर्टेज हो गया,
ड्यू टू ट्रेड डिस्ट्रप्शंस, जस्ट लाइक रशिया और यूक्रेन में, वहां पे हम ना तो इंपोर्ट कर सक रहे हैं ना तो एक्सपोर्ट कर सक रहे हैं, तो ऐसे ट्रेड में डिस्ट्रप्शंस आ गए, सुनामी आ गया है, कुछ नेचुरल कैलामिटी हो गई है, तो ट्रेड डिस्ट्रप्शंस होने के वजह से, डब्ल्यूटीओ के रूल्स अच्छे नहीं जमने की वजह से मेंबर कंट्रीज उसमें से ऑप्ट आउट कर लेना और हम डब्ल्यूटीओ के मेंबर नहीं रहना, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद इट, राइट। सो राइज एंड स्प्रेड इन हंगर एंड पॉवर्टी लेवल्स हो जाता है। फूड क्राइसिस भी और एक भी कारण से देखा जाता है, अगर किसी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है खरीदने के लिए, जिस तरीके से श्रीलंका में प्रॉब्लम हो रही है, उनके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, ठीक है। और फिस्कल रिसोर्सेस, गवर्नमेंट के पास उतने पैसे, उतने टैक्सेस आए नहीं है कि वो फूड इंपोर्ट कर सके, दैट इज ऑल्सो देयर, बिकॉज गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा पैसा वेलफेयर के ऊपर स्पेंड करने की वजह से गवर्नमेंट के पास फिस्कल रिसोर्सेज नहीं रहने की वजह से भी फूड क्राइसिस हो सकता है। ऑल दिस विल लीड टू व्हाट थ्रेट टू पीस एंड इवन सोशल अनरेस्ट, एंड सोसाइटी बहुत अनरेस्ट हो जाएगी, लूट मार करना शुरू करेगी और पीस भंग हो जाएगा सोसाइटी में। अगर वेरी कॉमन है, अगर घर में खाना नहीं है खाने के लिए, तो आप चीटिंग करोगे, आप फ्रॉड करोगे, आप मर्डर करोगे, आप एक्सटॉर्शन करोगे, आप किडनैपिंग करोगे, क्योंकि बिना खाए के ना आप रह सकते और ना बिना खाए के आपके फैमिली को आप देख सकते हैं। तो आपको इस तरीके से व्हाट फंडे अपनाना पड़ेगा, ओके, जो कि सोसाइटी में बहुत अनरेस्ट और डिसहार्मोनी पैदा कर सकता है। तो फूड क्राइसिस को जल्द से जल्द अवॉइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी में हार्मोनियस सिचुएशन रहे और सोसाइटी हमेशा प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट पाथ पे रहे, ठीक है, राइट। अभी देखिए हिस्ट्री ऑफ फूड क्राइसिस क्या है। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन अपने इंडिया में लॉन्च हुआ था 1965 टू 66, और ग्रीन रेवोल्यूशन का 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है। एक तो है हाई यील्डिंग वैरायटीज यूज करना, दूसरा है इंटेंसिव इरिगेशन करना, देन तीसरा है इंटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स करना। अगर ये 3 आपके पास है, ओके, देन आपको बोलते हैं हम ग्रीन रेवोल्यूशन आप कर रहे हैं, ओके। सो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1965 टू 66, और इसके बाद में कभी हमारे पास फूड ग्रेन प्रोडक्शन कम नहीं हुआ था। वी हैव नेवर सीन ए फॉमाइन इन अवर लाइफ, ओके, आफ्टर दिस ग्रीन रेवोल्यूशन, ओके। यहां पे क्या हुआ, वर्ल्ड में फूड क्राइसिस क्यों देखे जा रहा है, उसकी हिस्ट्री हम देखेंगे। डेटा कंपाइल किया गया है बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है और इन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस 3 बार आया है। पहली बार आया था 1973 टू 76 में, ओके, जब फूड प्राइस जो भी था वो डबल हो गया था, 100 रुपए की चीज 200 रुपए में आ गई थी। यहां पे देखें हम 1973 टू 76 में। उसके बाद में 2 डिकेड के बाद फूड प्राइसेस कम हो गए हैं अगेन, फिर 2002 तक बहुत कम हो गए हैं, ओके। उसके बाद में 2007 में सडनली बढ़ गया, बिकॉज एज यू नो दैट 2007 से 8 तक इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था वर्ल्ड में, तो यहां पे सडनली बढ़ गया है। फिर 2012 तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आराम से चला। उसके बाद 2020 में फिर शुरू हो गया है, अभी ओके, 2020 से लेके 21-22 अभी फूड प्राइसेस इंक्रीज मिल रहे हैं। तो 3 बार आया है, 73 टू 76, 2007 टू 8, देन अभी का 2020, ओके, यहां पे वही है। दिस हैज टेकन द फूड प्राइस इंडेक्स टू इट्स हिस्टोरिकली हाईएस्ट लेवल। अभी का जो फूड प्राइसेस जो राइज हो रहे हैं 2020 के बाद, जो फूड प्राइसेस राइज हो रहे हैं, ये अभी तक के हाईएस्ट फूड प्राइसेस हैं हिस्ट्री में अराउंड द ग्लोब, ओके। अगर हम ये 3 भी फूड क्राइसिस देखते हैं, इसमें एक चीज कॉमन है। एक तो है कि ये पूरे फूड क्राइसिस एग्रीकल्चर में कम प्रोडक्शन होने की वजह से नहीं हुए थे, ये बिकॉज ऑफ आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से हुए थे, आउटसाइड एग्रीकल्चर फैक्टर्स की वजह से, ओके, नॉट इन द फॉल ऑफ व्हाट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। दूसरा क्या है, ओके, जब भी एक फूड क्राइसिस और दूसरा फूड क्राइसिस, तीसरा फूड क्राइसिस आया, तो एक के बाद एक जब भी फूड क्राइसिस आ रहा, ओके, नेक्स्ट फूड क्राइसिस जब भी आ रहा, वो टाइम पीरियड कम रह रहा। पहले 2 फूड क्राइसिस में टाइम पीरियड ले सपोज 20 साल का था, फिर दूसरे और तीसरे के बीच में रह रहा है 15 साल, तीसरे और चौथे के बीच में रहेगा 10 ईयर्स। इट मींस व्हाट कि फूड क्राइसिस, ओके, 2 कंसेक्यूटिव प्राइस शॉक्स होने के पहले ये नैरो हो रहा है। नैरो मींस जल्दी आ रहा है, ओके, बहुत जल्दी आ रहा है। क्या फूड क्राइसिस पहले बहुत लेट आता था, अभी बहुत जल्दी आ रहा है। रीजंस भी दिए गए, रशिया और यूक्रेन वार की वजह से सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन हो गए, इसलिए 2020 से फूड प्राइसेस ज्यादा हो गए हैं। ट्रेड पैटर्न्स भी अच्छे नहीं है, कॉम्पोजिशन ऑफ फूड क्रॉप्स, ओके, कभी वीट हम बेच रहे हैं, कभी ऑयल सीड हम ले रहे हैं, कभी ऑयल सीड हम बेच रहे हैं, कभी ऑयल पाम हम ले रहे हैं। इस तरीके से जो ट्रेडिंग हो रही है दुनिया में
वो बराबर ट्रेडिंग नहीं हो रही है। जहां पे जाना चाहिए फूड ग्रेन्स वहां पे नहीं जा रहे हैं, उसके बजाय कुछ और ही जा रहा है। जहां पे ज्यादा है फूड ग्रेन्स वहां पे वो लोग वही कहा ले रहे हैं, वो भेजने का वो नहीं भेज रहे हैं। सो ट्रेड पैटर्न्स और कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स ट्रेडेड और ऑल्सो क्रिएटिंग ए सिग्निफिकेंट फूड क्राइसिस अक्रॉस द ग्लोब। तो जहां पे ज्यादा है वहां पे वेस्टेज भी देखा जा रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट ग्लोबल वार्मिंग के, जो कि आपको पता है कि हर कंट्री ग्लोबल वार्मिंग को टारगेट्स दिए गए हैं और वो कंप्लीट करना है। सो ग्लोबल वार्मिंग एमिशन टारगेट्स और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की वजह से बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड वो डाइवर्ट किया जा रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट बायोफ्यूल्स। इस वजह से भी प्रोडक्शन कम हो रहा है। दीज आर द 3 रीजंस गिवन आफ्टर 2020। इसलिए क्योंकि 2021 में ग्लासगो समिट हुई थी ग्लोबल वार्मिंग की, तो वो समिट में सब कंट्रीज ने कसम कही थी कि हम ये करेंगे विद रिगार्ड टू द ग्लोबल वार्मिंग एमिशंस टारगेट्स। उन्होंने खुद के दिए थे इंटेंशनली नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, INDC बोल के बोलते हैं हम। हर कंट्री अपने खुद से दे हैव सेड दैट हम इतना कम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिन्यूएबल एनर्जी हम इतना इंक्रीज करेंगे एक्सेट्रा। तो वो लाइबिलिटी रहने की वजह से भी बायोफ्यूल का प्रमोशन हो रहा है मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में। इस वजह से एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्शन कम देखे जा रहा है। तो रशिया और यूक्रेन के वजह से ट्रेड पैटर्न बराबर नहीं है। तीसरा है बायोफ्यूल के वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड डाइवर्ट हो रहा है। ये दिस 3 फैक्टर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इंक्रीज इन फूड प्राइसेस। अभी देखिए ये ग्लोबल फूड जो क्राइसिस हो रहा है इंडिया के ऊपर क्यों नहीं दिख रहा है। देखिए इंडिया और अदर कंट्रीज, इंडिया और वर्ल्ड के बीच में एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो 13% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड है। बहुत बड़ा ही है ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो इंडिया में भी इंप्लीकेशंस होना कैसा भी होंगे, वो इंपरेटिव है, वो होंगे ही। बट हम ये जो इंप्लीकेशंस है अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। जब भी प्राइस ज्यादा बढ़ता है फूड का, तो हम क्या करते हैं, इंपोर्टर्स को बोलते हैं, लिबरलाइज कर देते हैं। इंपोर्टर्स को बोलते हैं कितना आप इंपोर्ट कर सकते, करिए। तो इंपोर्टर्स बहुत इंपोर्ट करते हैं। जब भी प्राइस डिक्रीज हो जाता है अपने फूड ग्रेन्स का, बहुत सारे कंट्रीज ज्यादा डंप कर देते हैं। जब हम क्या करते हैं, वो प्रॉपरली इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस करके उसको मैनेज कर लेते हैं। फूड प्राइसेस भी गिरने नहीं देते हैं, ना बढ़ने देते हैं ना गिरने देते हैं। तो विन विन सिचुएशन होती है यहाँ पे हमेशा प्रोड्यूसर और फार्मर के लिए। गवर्नमेंट इस तरीके से करती है। अगर चलो सप्लाई साइड डिसरप्शन है, रशिया और यूक्रेन इस तरीके के अगर सिचुएशंस बन जाते हैं, तो हमारे पास FCI है, वहां पे हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वहां पे हम हमारा बफर स्टॉक रखते हैं एंड वो रिलीज करते हैं इन केस ऑफ एनी क्राइसिस। सो इंडिया पे इसलिए इंपैक्ट फूड क्राइसिस का नहीं दिखता है क्योंकि हम जिस तरीके से मैनेज करते हैं फूड मैनेजमेंट, वो कोई कंट्री नहीं करती है। हम बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। ठीक है, यस। अभी क्या है वे फॉरवर्ड, फूड क्राइसिस को किस तरीके से हम एवर्ट करें, मीन्स रिवर्स करें। पहली बात है, ग्रीन रेवोल्यूशन की जो टेक्नोलॉजी है उसको लार्ज स्केल एडॉप्शन करना चाहिए, ना कि हरियाणा, पंजाब, यूपी में, बट पूरे अदर स्टेट्स में भी ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी वहां पे इंप्लीमेंट करना शुरू करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट इंक्रीज करना उसकी स्पेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इरिगेशन, डैम्स एक्सेट्रा, गवर्नमेंट बनाना, रिसर्च, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए रिसर्च करना, न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आना। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। there is a need to strengthen and rejuvenate the global agri research system. ग्लोबल में एक एग्री रिसर्च सिस्टम बनाया गया है विच इज कॉल्ड एज कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। ये ग्रुप जो बना है ग्लोबली, इसमें पूरे साइंटिस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, और किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हम इंक्रीज करें, तो वो ये ग्रुप उसका है। ये ग्रुप वाले, रिमेंबर दिस पॉइंट, बहुत कम, दे आर नॉट वर्किंग वेरी फास्ट, और यू कैन से दे आर नॉट ऑन ट्रैक। तो बहुत लेट हो रहा है इनसे काम, तो इनको जागरूक करना है। बायोफ्यूल का जो प्रोटोकॉल, बायोफ्यूल प्रोडक्शन के वजह से अभी तक दुनिया में 2 बार देखा गया है फूड क्राइसिस, बिकॉज मैक्सिमम क्रॉप डाइवर्ट हो रही है बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए। सो ये डाइवर्जन ऑफ लैंड जो हो रहा है फूड क्रॉप के बजाय बायोफ्यूल क्रॉप जो हम ग्रो कर रहे हैं, इसके ऊपर भी कंट्रीज को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दे हैव टू रीथिंक एंड दे हैव टू टेक ए सीरियस स्टेप कि फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जा रही है बिकॉज ऑफ प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल। सो देयर इज ए अनदर वे आउट इज इंपॉर्टेंट। वो कुछ और सोचना पड़ेगा कि बायोफ्यूल किस तरीके से प्रोड्यूस करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग व्हाट फूड सिक्योरिटी। ठीक है, नाउ फैक्टर्स लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज, आपको तो पता है क्लाइमेट चेंज के वजह से डेफिनेटली कहीं ज्यादा बाढ़ आ जा रही है, फ्लड्स, कहीं पे पानी ही नहीं पड़ रहा है। सो वो चैलेंजेस भी है, उसके लिए भी एडेप्टिव अप्रोचेस लॉन्च करना बहुत जरूरी है कंट्रीज को। Therefore, the global community must plan to have a global buffer stock of food in order to ensure reasonable stability in the food prices and supply.
Okay, the situation requires a very coordinated efforts across the countries and across the government. इस तरीके से आप आपका आंसर एंड कर सकते हैं. फूड क्राइसिस के बारे में क्वेश्चन ये साल मेंस में आने के बहुत चांसेस है. ठीक है. थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग टू मी. बाय बाय. टेक केयर. हैव ए नाइस डे.